गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 193 है। ये प्रैक्टिस करेंगे, इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, जैसे कल के टेस्ट में था वैसा ही यही टेस्ट है, जो बहुत सारे एग्जाम में कई कई बार पूछे गए प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 193 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी चीज़ अशोक के शिलालेख या अभिलेखों में नहीं पाई जाती? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अशोक इम्पोर्टेंट है। अशोक से प्रश्न बनते हैं, यूपीएससी में भी बनते हैं और दूसरे स्टेट के पीसीएस में भी बनते हैं और दूसरे एग्जाम में भी बनते हैं। ब्राह्मी लिपि, कर संबंधी विवरण, शून्य का प्रयोग और उपरोक्त सभी अशोक के शिलालेखों में पाई जाती हैं। मतलब ये तीनों की तीनों। देखिए, तीनों तो नहीं है। ब्राह्मी लिपि है, कर संबंधी विवरण है, लेकिन शून्य का प्रयोग तो इसके बाद हुआ ना, तो सी है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल है, व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आरो यारो की। देखिए, अशोक के शिलालेख जो है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और इनमें जो है शून्य का प्रयोग नहीं मिलता है। 8वीं शताब्दी से भारत में शून्य के प्रयोग का पक्का प्रमाण मिला, तो सी आंसर है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला राजा नरसिंह देव किस वंश का था? मराठा, चोल, गंग, विजयनगर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गंग वंश। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को 13वीं सदी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था और यह कलिंग वास्तुकला के सबसे बेहतरीन नमूनों में से एक है। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर। कहा जाता है कि सूर्य मंदिर को इस तरह से बनवाया गया था कि सूर्य की पहली किरणें सीधे पूजा करने के स्थान और भगवान की मूर्ति पर पड़े। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। मथुरा के कला स्कूल में मूर्तियां बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया? संगमरमर, स्टेट स्टोन, ग्रेनाइट, लाल बलुआ पत्थर। देखिए, लाल बलुआ पत्थर की बनी है, डी है इसका आंसर। तो मथुरा के कला स्कूल की स्थापना पहली सदी में हुई और मथुरा कला ने अपनी कला में लाल बलुआ पत्थर का बड़े पैमाने पर उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। गुप्त काल में हलदंड या हलिवकर क्या था? क्या था? एक कर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो हलदंड एक कर था जो हल पर लगता था। ठीक है, इसके अलावा एक कर सरकरा भी था। सरकरा किस पे लगता था? नील बनाने वालों पर लगता था। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेखित नदी कौन सी है? सबसे ज्यादा उल्लेखित करके पूछ रहा, पवित्र करके नहीं पूछ रहा है, वरना उत्तर बदल जाएगा। सबसे ज्यादा उल्लेखित नदी है सिंधु नदी, और पवित्र पूछ ले तो सरस्वती। देखिए, दिए गए विकल्पों में जो है सिंधु सबसे अधिक उल्लेखित नदी है। ऋग्वेद में सिंधु जो है सबसे अधिक बार उल्लेखित नदी है और सरस्वती जो है वो सबसे पवित्र नदी है। अच्छा, गंगा का उल्लेख की बात करें तो एक बार हुआ है ऋग्वेद में। यमुना के उल्लेख की बात करें तो 3 बार हुआ है। कृष्णा का 0 बार हुआ है। और ऋग्वेद में सबसे प्रमुख जो नदी है वो सरस्वती नदी है। प्रमुख और पवित्र नदी सरस्वती और उल्लेखित नदी सिंधु। ऋग्वेद में सरस्वती नदी पूर्व में यमुना और पश्चिम में सतलज नदी के बीच बताई गई है। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? देखिए, वैसे तो 6 बौद्ध संगीतियां हैं, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट है। इन 4 से ही प्रश्न बनते आए और बनते रहेंगे। तो इन 4 में से दूसरी कहाँ हुई थी? ये हुई थी वैशाली में। तो ये है परिषद या संगीति, ये है वर्ष, स्थल, राजा और अध्यक्षता। कुछ भी पूछ लेते हैं इनमें से, जैसे कि प्रथम बौद्ध संगीति या परिषद कहाँ हुई? ठीक है, राजगृह में हुई। किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के। अध्यक्षता किसने की? उपाली ने की, महाकश्यप उपाली। और कब हुई? 483 ईसा पूर्व। दूसरी वाली 383 ईसा पूर्व। वैशाली आंसर है। काला अशोक के शासनकाल में। और सबकामी या साबक मीर ने इसकी अध्यक्षता की। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। और अशोक के शासनकाल में हुई। मोगलीपुत्र तिष्ठ ने इसकी अध्यक्षता की। चौथी 72 ईस्वी में
कश्मीर में हुई कुंडबलन में अध्यक्षता किसने की? कनिष्क ने। हाँ सॉरी, किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के। और अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र। निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया है? चिकित्सा के क्षेत्र में इसमें सुश्रुत, ऑप्शन नंबर डी। सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री और शल्य चिकित्सक थे और वे आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के प्रणेता। इनको शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। एक प्रश्न यहाँ से है, एक प्रश्न यहाँ से है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के दौरान शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे और बख्तियार खिलजी ने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के दौरान शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे और तुर्की शासक बख्तियार खिलजी के द्वारा 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई थी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था इनमें? उज्जैन, तक्षशिला, नालंदा या विक्रमशिला? मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था और मौर्य काल की अवधि के दौरान सबसे प्रसिद्ध शैक्षिक केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जिसे अभी भी दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है, जिसकी उपस्थिति 5वीं या 6वीं शताब्दी की है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षत्रियों के शाक्य वंश से था? इनमें है आंसर गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, गौतम बुद्ध जो है क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। ठीक है, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ वाज द सन ऑफ शुद्धोधन। 11 पाल वंश का संस्थापक कौन है? कंफ्यूजन होता है गोपाल और धर्मपाल में, लेकिन आंसर क्या है? गोपाल। तो बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसने 750 से 770 तक राज किया। बाघ की गुफाएं किस काल की हैं? गुप्त काल की हैं ये। देखिए, बाघ की चित्रित गुफाएं हैं जो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में धार में स्थित हैं और बाघ की गुफाएं प्राचीन भारत के स्वर्णिम युग की अद्वितीय देन है। बाघ की गुफाएं इंदौर से उत्तर पश्चिम में लगभग 90 मील की दूरी पर बांधिनी नामक छोटी सी नदी के बाएं तट पर और विंध्य पर्वत के दक्षिण ढलान पर स्थित है। कनिष्क के राज्यकाल में कौन सी संगति हुई थी? अभी 4 बौद्ध संगतियां इंपॉर्टेंट, चारों की चारों। कहीं कब हुई, कहाँ हुई, किसके शासनकाल में हुई? ठीक है, डी है इसका आंसर। तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईस्वी में। कश्मीर के कुंडबलन में हुई थी, अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र। वो ऊपर वाली तालिका याद रखिएगा हमेशा। नंबर 14 पर आ जाइए। अशोक के केवल एक अभिलेख में उसे मगध का राजा बताया गया है, वह कौन सा अभिलेख या शिलालेख है? वो है भ्राभु अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी। तो भ्राभु शिलालेख या अभिलेख में मौर्य सम्राट अशोक ने खुद को मगध के प्रियदर्शी राजा के रूप में संदर्भित किया और इस शिलालेख में उन्होंने बुद्ध धर्मोत्संग में अपनी आस्था का उल्लेख किया। मास्की और गुर्जरा, इन दो अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। 15वां प्रश्न है, अवंती की शक्ति को किस वंश ने नष्ट किया? मौर्य वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश या शुंग वंश? अवंती की शक्ति को नष्ट करने वाला वंश है शिशुनाग वंश, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, अवंती जो है वो मगध के पास महाजनपद था जो बेहद शक्तिशाली था। इससे बचने के लिए अजातशत्रु ने किलेबंदी कराई और अवंती महाजनपद की शक्ति को शिशुनाग वंश के राजा ने नष्ट किया। हर 5 वर्ष में हर्षवर्धन अपनी पूरी संपत्ति किस स्थान पर दान कर देता था? प्रयाग में दान कर देता था, तो अनाथों के लिए, गरीबों के लिए। देखिए, हर्ष एक महान सम्राट था जिसने 606 से 647 ईस्वी तक राज्य किया। वो हर 5 वर्ष में अपनी संपत्ति प्रयाग में गरीबों, भिक्षुओं, साधुओं और ब्राह्मणों को दान कर देता था। राजतरंगिणी कहाँ का इतिहास बताती है? कलहण की प्रसिद्ध रचना है राजतरंगिणी, ये कश्मीर का इतिहास बताती है, ये है इसका आंसर।
तो राजतरंगी की रचना महाकवि कल्हड़ ने की थी और इसमें कश्मीर के इतिहास का बेहद विस्तृत वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ। यह किस महाजनपद में था? कुशीनगर। अंग में, मगध में, मल्ल में, वत्स में? कुशीनगर था मल्ल, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, गौतम बुद्ध क्षत्रियों के शाक्य कुल से थे। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। उनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया था और उन्होंने सत्य की खोज के लिए अपना घर त्याग दिया था और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और कुशीनगर में निर्माण प्राप्त हुआ उनको। तत्वम असि जो संस्कृत की एक उक्ति है, कहाँ से ली गई है? मुंडक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद या मांडुक्य उपनिषद? ये छांदोग्य उपनिषद की है, बी है इसका आंसर। तो तत्वमसि संस्कृत की एक उक्ति है, छांदोग्य उपनिषद से ली गई है। छांदोग्य उपनिषद जो है सामदेव के ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण का एक अंग है। और तत्वमसि का अर्थ क्या है? वह ब्रह्मा तुम ही हो। आचरांग सूत्र किस धर्म से संबंधित है? बताइए, बौद्ध या जैन? बौद्ध या जैन में से एक आंसर है, जैन धर्म से। तो आचरांग सूत्र जैन धर्म के ग्रंथों आगम का भाग है जो महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। किस भारतीय यवन शासक ने बौद्ध धर्म सर्वप्रथम अपनाया था? इनमें से बौद्ध धर्म इनमें सबसे पहले अपनाया था। भारतीय यवन शासक की बात हो रही है। कौन है इसमें? वो है मिरांडर द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो मिरांडर द्वितीय भारतीय यवन राजा था। उसने बौद्ध धर्म अपनाया और दक्षिण एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना की। नंबर 22 पर आ जाइए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उत्तर पश्चिम भारत पर आधिपत्य के बारे में किस अभिलेख में मिलता है? किसमें मिलता है? ऑप्शन नंबर ए, मेहरौली लौह स्तंभ का स्तंभ। मेहरौली लौह स्तंभ लोहे का स्तंभ है जिस पर 1600 सालों से जंग नहीं लगी है और यह कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, यानी दिल्ली में। अश्वपति कहाँ के राजा थे? मत्स्य के, सुरसेन के, गांधार के, केकई के? अश्वपति राजा थे केकय, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो राजा अश्वपति केकई देश के राजा थे जो गांधार राज्य के पूर्व में था। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? बेम कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस, वामदेव, कनिष्क? कुषाण वंश की स्थापना की थी कुजुल कडफिसेस, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की और कुषाण जो थे वो चीन की यूची जाति से थे और तुषारी लोग कहे जाते थे। कुषाण वंश का जो राजा है कनिष्क, वो किस धर्म का राजा था? बताइए, हिंदू, जैन, महायान या ईसाई? कुषाण वंश का राजा कनिष्क, वो था महायान यानी बौद्ध धर्म। तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था। कनिष्क के ही काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ कश्मीर के कुंडबलन में, जिसके अध्यक्ष थे बुद्धचरित के लेखक और कनिष्क के दरबारी कवि अश्वघोष। ठीक है, बुद्धचरित किसकी रचना? अश्वघोष की रचना। अपने आप में ही प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाइए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम? बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त प्रथम। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। बहुत पूछा गया एग्जाम में सवाल, सीधे सीधे याद रखिएगा। महाभाष्य की रचना किसने की है? महाभाष्य के लेखक है पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी। तो महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के गुरु और पुरोहित थे। धरणी कोटा किस प्राचीन वंश से संबंधित था? मौर्य वंश, सातवाहन, गुप्त या शक? धरणी कोटा जिस वंश से संबंधित है उसका आंसर है सातवाहन, ऑप्शन नंबर बी। तो धरणी कोटा अमरावती के पास शहर है जो कभी सातवाहन वंश की राजधानी था और यह आंध्र प्रदेश में है।
क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाइए। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के जिस मंडल में है उसका आंसर है तीसरा मंडल यानी सी। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और इसमें कुल 62 सूक्त हैं जो इंद्रदेव और अग्निदेव को समर्पित हैं और इसकी रचना की है महर्षि विश्वामित्र ने। गढ़वाल वंश की रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ कराया? बोध गया में, राजगृह में, कुशीनगर, सारनाथ? सारनाथ है ये और इसका आंसर डी ही है, सारनाथ। तो वाराणसी के मंदिरों में 12वीं सदी में धर्मचक्र जिन विहार का जिक्र है जिसे गढ़वाल वंश की रानी कुमार देवी ने आयोजित कराया था और कुमार देवी जो है वो कन्नौज के राजा गोविंद चंद्र की पत्नी थी। तो ये हिस्ट्री के जो है एंशिएंट के 30 प्रश्न थे और प्रीवियस ईयर के सारे इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है एग्जाम में। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।